रात का समय था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाहर लॉज में कुछ अजीब सी आवाज हो रही है। मैंने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला और झांक कर देखा तो मेरे पापा घर से कहीं बाहर जा रहे थे। ये देखकर मैं चौंक गया कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहे। मुझसे रहा नहीं गया और मैं भी चुपके से उनका पीछा करने लगा। और फिर करीबन आधे घंटे के बाद मैं एक होटल में पहुंचा। मुझे हैरत थी कि मेरे पापा इतनी रात को इस होटल में करने क्या आए हैं, लेकिन उनके पीछे चलते हुए मैं उस होटल के एक कमरे में पहुंचा। उस वक्त पापा जिससे भी मिलने आए थे, उससे मिलने की खुशी में वो कमरे का दरवाज़ा बंद करना ही भूल गए और मुझे कमरे में जाने का मौका मिल गया। लेकिन मैंने जैसे ही कमरे के अंदर का नज़ारा देखा, मेरे तो होश उड़ चुके थे। मेरा बाप उस समय एक 20 साल की लड़की के साथ बिस्तर पर 60 साल की उम्र में मेरे बाप ने जो करतब दिखाए, मैं तो खुद पर शर्मिंदा हो गया। मैं अपने कैबिन में बैठी हुई अपने एक पुराने मरीज की रिपोर्ट को अच्छे से एनालाइज कर रही थी कि तभी एक 26 से 27 साल की उम्र का लड़का बहुत ही परेशान सा मेरे कैबिन में आया। उसके चेहरे को देखकर ही मैं समझ गई कि वो इस वक्त काफी स्ट्रेस में है। मैंने उसे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और पीने के लिए पानी दिया। मैंने कहा, बताइए क्या बात है, आपको क्या परेशानी है? लेकिन उसके मुंह से तो जैसे कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। वो बार बार कमरे में यहाँ वहाँ देख रहा था और अपने दोनों हाथों को अजीब तरह से मल रहा था। मैं समझ गई कि उसे काफी एंजाइटी हो रही है। मैंने उठकर उसके कंधे को थपथपाया और उससे कहा, पहले आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, 2-4 बार डीप ब्रीदिंग कीजिए, क्योंकि जब तक आप शांत नहीं होंगे, जो आप कहना चाहते हैं वो नहीं कह सकते हैं। मेरे ऐसा कहने पर उसे कुछ तसल्ली मिली। उसके बाद उसने कहा कि मैं दरअसल अपने पिता की वजह से काफी परेशान हूँ। मैंने उससे कहा, क्यों? ऐसा आपके पिता ने क्या किया? क्या वो आपके साथ बुरा सलूक करते हैं? इस पर उस लड़के ने कहा, नहीं डॉक्टर, दरअसल मेरे पिता एक आईएएस ऑफिसर थे, जो कि अभी 7 महीने पहले ही रिटायर हुए हैं। उनके रिटायर होने से पहले तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। यहाँ तक कि रिटायर होने के कुछ महीनों बाद मेरे पिता बहुत खुश लग रहे थे। वो अपने फ्रीडम को खुलकर एंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन पिछले 1 महीने में अचानक से उनका व्यवहार बहुत अजीब हो गया है। वो किसी से भी बात नहीं करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने खाना पीना भी छोड़ रखा है। और अब तो बात इस हद तक पहुँच चुकी है कि इस एक हफ्ते में वो 3 बार खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर चुके हैं। उनसे कुछ भी पूछो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो किसी बात का जवाब ही नहीं देते। बस एक ही रट लगाए हैं कि अब मुझे जीना नहीं है, मुझे ये जिंदगी अच्छी नहीं लग रही। मैंने उस लड़के से उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम आदित्य बताया। मैंने कहा कि हो सकता है आपके पिताजी अकेलेपन का शिकार हों। मैंने कहा, आपकी माँ को उनसे बात करनी चाहिए। तो आदित्य ने कहा कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मैंने कहा, अच्छा, तो इसका मतलब इसीलिए आपके पिताजी अकेलेपन का शिकार हैं। आदित्य कहने लगा, लेकिन डॉक्टर, मेरी माँ तो आज से 20 साल पहले ही गुजर गई थी और पिताजी तो तब से बिल्कुल अकेले ही हैं। लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो अपने अकेलेपन से परेशान हैं, बल्कि माँ के जाने के बाद भी उन्होंने खुद को और मुझे बहुत अच्छे से संभाला था। वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान हैं। उनसे तो मैंने हमेशा जीवन में उत्साहित होने की प्रेरणा ली है। लेकिन अब पिछले 1 महीने में न जाने मेरे पिताजी के साथ ऐसा क्या हो गया है कि वो पूरी तरह से बदल गए हैं। ऐसा लगता है कि ये मेरे वो पिताजी हैं ही नहीं। मैं एक इंजीनियर हूँ और एक बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छे पद पर कार्यरत हूँ। मेरी पत्नी स्टेट गवर्नमेंट में है और उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में है। वो हमारे साथ नहीं रहती है। यहाँ मैं और मेरे पिताजी एक साथ ही रहते हैं और इतने समय से सब कुछ ठीक चल रहा था। पर अचानक अब पिताजी को न जाने क्या हो गया है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी तक मुझे लग रहा था कि शायद ये कोई ऐसी ही बात है, लेकिन अब जब पिताजी खुद को 3 बार नुकसान पहुंचा चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद कोई तो ऐसी बात है जो उनके दिलो दिमाग पर हावी है, जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। और इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए। आपका नाम मैंने बहुत सुना था, इसलिए मैं आज आपसे मदद मांगने आया हूँ। प्लीज़ कुछ भी करके मेरे पिता को बचा लीजिए, क्योंकि मैं एक कामकाजी इंसान हूँ और मैं हर वक्त तो
अपने पिता पर नजर नहीं रख सकता, लेकिन अब मुझे हर वक्त एक अजीब ही डर लगता रहता है। न जाने कब मेरे पिता खुद को नुकसान पहुंचा लें और मैं उन्हें खो दूं। इसीलिए प्लीज आप कुछ करिए। मैंने उसे आश्वासन दिया कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगी। अगले दिन ही मैं आदित्य के साथ उस अस्पताल में गई जहां पर उसके पिता एडमिट थे। वाकई में उन्हें देखकर तो कोई बता ही नहीं सकता था कि ये आदमी एक इतना बड़ा अधिकारी रहा है। उनकी हालत तो इतनी गई गुजरी हो गई थी जैसे कि सड़क पर भीख मांगने वाला एक भिखारी। पूरा शरीर उन्होंने ऐसा कर लिया था जैसे कि ना जाने कितने महीनों से कुछ खाने को भी ना मिला हो। आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। पूरी तरह से वो किसी जिंदा लाश में तब्दील हो गए थे। वो किसी से भी बात नहीं करते थे, बस एक टक किसी शून्य में निहारते रहते थे। मैंने उनके पास जाकर काफी देर तक बात करने की कोशिश की, लेकिन वो तो किसी से भी बात करने को राजी ही नहीं थे। जब तक मरीज अपने दिल की बात नहीं बताएगा, तब तक उसका इलाज किसी भी तरह से संभव नहीं है। मैंने हर तरीका अपना लिया था, उन्हें इमोशनली सहारा भी दिया, लेकिन वो तो जैसे कुछ कहने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने अपना मुंह पूरी तरह से सिल लिया था। इधर आदित्य बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। फिर मैं आदित्य के घर गई। मैंने उससे कहा कि तुम अपने पिता की सारी डिटेल मुझे बताओ। इसके बाद आदित्य ने मुझे बहुत सारी बातें बताईं, लेकिन उन बातों को सुनकर मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसमें मेरी कुछ भी हेल्प हो सकती है। मैंने आदित्य से कहा, तुम अपने दिमाग पर जोर डालो। तुम उनके साथ रहते हो तो जरूर कुछ तो ऐसा होगा जो तुमने देखा हो या सुना हो। अगर कोई ऐसी भी बात है जिससे तुम्हें लगता है कि वो कुछ अजीब था, तो तुम्हें वो बात मुझसे नहीं छुपानी है, क्योंकि जब तक तुम हर एक बात मुझे नहीं बताओगे, मैं तुम्हारे पिता को बचाने में तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। मेरी इस बात पर आदित्य कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर वो कहने लगा, डॉक्टर, मैंने अब तक आपको सिर्फ एक बात नहीं बताई है। मैंने कहा, मुझे बस इसी बात का इंतजार था। आदित्य ने कहा, दरअसल पिताजी के रिटायरमेंट के बाद मैंने कुछ दिनों से नोटिस किया था कि पिताजी बहुत खुश रहने लगे थे। वो अक्सर घर से बाहर घूमने निकल जाते थे और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर जाते थे। मुझे ये सब पहले तो अजीब नहीं लगा, क्योंकि मैंने सोचा कि हर इंसान को इन सब चीजों का शौक होता है। पिताजी इतने साल से अपनी नौकरी में इतना व्यस्त रहे कि अपनी कोई भी ख्वाहिश जी भर के पूरी नहीं कर पाए। और अच्छा ही है जो रिटायरमेंट के बाद अब वो अपनी इच्छाओं पर ध्यान दे रहे हैं और खुश रह रहे हैं। लेकिन अजीब मुझे तब लगा जब मैंने उन्हें घंटों अपने फोन पर बिजी देखा। वो मुझसे धीरे धीरे बहुत कम बात करने लगे थे। ज्यादातर समय उनका घर से बाहर ही बीतने लगा। पहले मैंने सोचा कि मैं पापा से इस बारे में बात करके देखता हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि कहीं वो नाराज ना हो जाएं, और इसी डर की वजह से मैंने उनसे कभी कुछ भी नहीं कहा। लेकिन एक रात जब मैं लेट नाइट अपने ऑफिस का काम कर रहा था, तभी मैंने अपने कमरे की खिड़की से पापा को घर से बाहर जाते हुए देखा। उस वक्त रात का 1 बज रहा था। वो अपनी कार लेकर कहीं निकल गए, पर सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि वैसे वो कार घर के अंदर पार्किंग एरिया में खड़ी करते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने अपनी कार पहले से ही घर के बाहर खड़ी कर रखी थी। इसका मतलब ये था कि वो नहीं चाहते थे कि मुझे पता चले कि वो इतनी रात को कहीं बाहर गए हैं, क्योंकि अगर वो पार्किंग एरिया से गाड़ी को लेकर जाते तो उसकी आवाज से मुझे उनके कहीं जाने का पता चल जाता। मुझे समझ ये नहीं आ रहा था कि वो इतनी रात को किससे मिलने जा रहे हैं और मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपा रहे हैं। और इसी के तहत मैंने उन पर नजर रखना शुरू कर दिया। और एक दिन जब मैंने फिर से उन्हें आधी रात को दबे पांव बहुत ही अच्छे से तैयार होकर घर से बाहर निकलते हुए देखा, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं भी उनके पीछे पीछे चुपचाप निकल गया। वो अपनी गाड़ी से बैठकर जा चुके थे। इधर मैंने भी एक ऑटो पकड़ लिया और उसे पापा की गाड़ी का पीछा करने के लिए कहा। आधे घंटे के बाद मैं एक शानदार होटल के सामने पहुंच चुका था। पापा होटल के अंदर चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे गया। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि भला पापा होटल में यहाँ किससे मिलने के लिए आए हैं। अगर कोई हमारा रिलेटिव होता तो पापा मुझे उसके बारे में जरूर बताते, लेकिन ऐसा कौन था जिससे पापा इतनी रात को इतना तैयार होकर मिलने आए हैं। यही सब सोचते हुए मैं उनका पीछा करते हुए उस रूम तक पहुंच गया जहां पर पापा जाने वाले थे।
वो उस इंसान से मिलने के लिए इतना ज़्यादा उत्साहित थे कि कमरे के अंदर जाते ही वो उसका दरवाज़ा बंद करना ही भूल गए थे। लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका था। मैंने डरते हुए कमरे के अंदर कदम रखा तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थीं, क्योंकि मेरे कानों में पापा की और एक लड़की के ज़ोर-ज़ोर से खिलखिलाकर हँसने की आवाज़ें आ रही थीं। एक बार को तो मेरा दिल किया कि मुझे अपने कदम वापस खींच लेने चाहिए, लेकिन मैं अपने मन में कोई शक नहीं रखना चाहता था। मुझे लगा कि अगर मैंने सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देखा, तो हो सकता है मैं अपने पिता को गलत समझ लूं। शायद मैं जैसा सोच रहा हूं, वैसा कुछ भी ना हो, मुझे कोई गलतफहमी हो गई हो। यही सोचते हुए मैंने अपने कदम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा दिए। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मेरे हैरत की इंतहा नहीं रही। मुझे जमीन पर कपड़े पड़े हुए दिखाई दिए। ये वो कपड़े थे जो मेरे पापा अभी पहनकर आए थे, और उसके साथ में ही एक नाइटी भी पड़ी हुई थी। ये देखकर ही मेरी आत्मा कांपने लगी थी, और फिर अगले पल मैंने जैसे ही नजर उठाकर अंदर वाले कमरे में झांका, तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी, क्योंकि उस वक्त मेरे पिता के बिस्तर पर एक 20 साल की खूबसूरत जवान लड़की थी। और उस वक्त वो दोनों जिस हालत में थे, उसे देखकर तो मैं शर्म से भर गया था। किसी भी बेटे के लिए अपने बाप को ऐसी हालत में देखना बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। लेकिन उस वक्त मेरे पिता को देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि वो एक 60 साल की उम्र के इंसान हैं, क्योंकि वो बिल्कुल किसी जवान लड़के के जैसे हरकत कर रहे थे, और उन्होंने तो हर मामले में मुझे भी पीछे छोड़ दिया था। ये देखकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, और मैं एक पल भी वहां रुक नहीं पाया और तुरंत ही पलटकर वापस घर आ गया। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने पापा से क्या कहूँ। फिर जब मेरा थोड़ा गुस्सा शांत हुआ, तो मैंने ठंडे दिमाग से सोचा कि मेरे पापा काफ़ी सालों से बिल्कुल अकेले हैं, और वो मेरे पापा होने के साथ-साथ एक इंसान भी हैं, जिनकी अपनी भी बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी। तो अगर पापा अपनी ऐसी ख्वाहिशों को अब पूरा भी कर रहे हैं, तो शायद इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक सबको है। और फिर मेरे पिता उस लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे थे। ऐसी लड़कियां पैसों के लिए किसी के साथ भी जाने के लिए तैयार होती हैं। मैं खुद अपने बहुत से दोस्तों को जानता था जो लगभग हर हफ्ते एक नई लड़की के साथ किसी न किसी होटल के रूम में जाते थे। ऐसी लड़कियों को सिर्फ पैसों से मतलब होता है, ना कि इससे कि कौन किस उम्र का उनके साथ है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इस सब के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि मेरे पिता उस लड़की पर दबाव बनाकर ये सब कुछ कर रहे हों। इसमें तो दोनों की रजामंदी थी, तो देखा जाए इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यही सब सोचकर मैंने अपने पापा से कुछ भी नहीं कहा, और इस बात का भी शुक्र मनाया कि मेरी पत्नी हमारे साथ नहीं रहती है, क्योंकि अगर गलती से भी उसे पता चल जाता कि उसके ससुर जी इस उम्र में ये सब कर रहे हैं, तो मैं तो उसके सामने नजर उठाने के काबिल भी नहीं रहता। मैंने इस राज को अपने सीने में पूरी तरह से दफन कर लिया था, और अब मुझे ये भी समझ आ गया था कि मेरे पिता पिछले कुछ महीनों से इतना खुश नजर क्यों आ रहे हैं, और क्यों इतना बन ठन कर रहते हैं, क्योंकि वो आए दिन अपने किसी न किसी नए दोस्त से मिलने के लिए जाते थे। पर अभी बीते एक महीने में न जाने ऐसा क्या हुआ है कि सब कुछ बिल्कुल पलट गया है। कहाँ तो वो एक जिंदा दिल इंसान थे जो अपनी जिंदगी को हर तरीके से एंजॉय करना चाहते थे, और कहाँ अब वो जीना ही नहीं चाहते हैं। आदित्य की पूरी बात सुनने के बाद मुझे कुछ कुछ चीजें समझ आने लगी, लेकिन हैरत इस बात पर थी कि आदित्य के पिता अचानक से डिप्रेशन में क्यों चले गए। क्योंकि ना तो ऐसा है कि उनके पास पैसे खत्म हो गए हों, और ना ही ऐसा है कि अब इस तरह की लड़कियां जो पैसों की खातिर आपके साथ कहीं भी जाने को तैयार हों, वो भी ना बची हों। सब कुछ तो अभी भी है। तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह है कि उनका ये हाल हो गया? मैंने आदित्य से उसके पिता का फोन मांगा, और जब आदित्य ने मुझे फोन पकड़ाया और मैंने उसका पूरा डाटा खंगाला, तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। अब लगभग पूरा खेल मुझे समझ आ चुका था, लेकिन मैं आदित्य के पिता के मुंह से ये सब कुछ सुनना चाहती थी। कोई भी नहीं सोच सकता था कि हकीकत किसी की भी समझ से परे होगी। मैंने उस वक्त आदित्य से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मैं हवा में तीर नहीं चलाना चाहती थी। हालांकि सच्चाई जो भी थी, उसे जानने के बाद आदित्य के भी होश उड़ जाते। अब मुझे इंतजार था तो आदित्य के पिता का,
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का 1 हफ्ते के बाद जब वो अस्पताल से घर वापस आ गए, तो मैं उनसे एक बार फिर से मिलने के लिए गई। उस वक्त मैं और वो कमरे में बिल्कुल अकेले थे। मैंने उनसे एक बार फिर से पूछना शुरू किया, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह खामोशी का दामन थाम रखा था। मैं समझ गई कि उनकी चुप्पी तोड़ने का बस एक ही तरीका है। मैंने तुरंत ही उनका फोन निकाला और स्क्रीन को उनके सामने किया, जिसे देखते ही अचानक से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, अरविंद जी, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं बस आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक आप अपने दिल में दबे हुए दर्द को खुद से नहीं बताएंगे, तब तक मैं आपकी मदद बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए आज आपको बोलना होगा। ये तरीका काम कर गया था, क्योंकि अरविंद जी अब पूरी तरह से भर चुके थे। वो कहने लगे, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मैंने उन्हें पानी पिलाया और कहा कि आप मुझे आज सब कुछ बताइए और हो सकता है मैं इसमें आपकी मदद कर सकूं। अरविंद जी कहने लगे, अब इसमें मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। आप खुद सोच कर देखिए, मैं एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हूँ। जब मैं खुद इसमें कुछ नहीं कर पाया, तो आप क्या कर लेंगी? मैंने उनसे कहा कि यही तो मेरे लिए ताज्जुब की बात है कि एक आईएएस ऑफिसर के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। आपने अपने दिमाग का जरा सा भी इस्तेमाल नहीं किया। अरविंद जी रोते हुए कहने लगे, इसी बात की तो मुझे भी शर्म है, लेकिन शायद सच ही कहा है किसी ने कि जब कोई इस भंवर जाल में पड़ता है तो उसका दिल और दिमाग सब कुछ काम करना बंद कर देता है। और यही मेरे साथ भी हुआ। ये बात आज से 6 महीने पुरानी है। मैं रिटायर हो गया था और अब अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहता था, लेकिन कुछ दिन घर पर बिताने के बाद और वही रूटीन फॉलो करने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा बोर होने लगा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, और इसीलिए मैंने फेसबुक पर अपनी आईडी बना ली। सोचा कि जब ऑन ड्यूटी था तो सोशल मीडिया से काफी दूर था, लेकिन अब मेरे पास वक्त ही वक्त है, तो कम से कम अब मैं भी कुछ दिन सोशल मीडिया चलाकर देखता हूँ। इससे मैं थोड़ा बिजी भी रहूंगा। कुछ ही दिन के बाद मेरे पास एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। वो कनाडा में रहती थी। शुरुआत में तो हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं उसे पसंद करने लगा। वो भी मेरी तरह अकेली ही थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा का देहांत बचपन में ही हो गया था। उसके बाद उसके चाचा ने ही उसे अपनी बेटी की तरह पाला था, क्योंकि उसके चाचा के भी कोई औलाद नहीं हुई थी, जिस वजह से उसकी चाची ने उसके चाचा को तलाक दे दिया था। वो एक बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। उसे इंडिया बहुत पसंद था और यहाँ की उसे बहुत याद आती थी। वो कहती थी कि मैं इंडिया में ही रहना चाहती हूँ, लेकिन चाचा जी ने अपना बिजनेस यहीं पर सेटल कर रखा है, जिस वजह से मजबूरन मुझे यहाँ रहना पड़ता है, क्योंकि मैं उन्हें भी छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। और जब उसकी मुझसे दोस्ती हो गई तो वो बहुत खुश थी। हमारी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अब हम घंटों एक दूसरे से बातें करते थे। मैं फेसबुक से उसके व्हाट्सएप पर आ गया था और हमारे बीच वीडियो कॉल्स भी होने लगी थी। वो बहुत खूबसूरत थी और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब उसे प्यार करने लगा। सच कहा है किसी ने कि प्यार में आपका दिमाग काम नहीं करता। मैंने भी उस वक्त अपनी उम्र तक के बारे में नहीं सोचा और एक दिन मौका पाते ही मैंने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। मुझे लगा कि वो इनकार कर देगी, लेकिन उसने भी कहा कि वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन बस हमारे बीच उम्र का इतना फासला था, इस वजह से ही वो अब तक चुप थी। लेकिन मेरे इकरार ने उसके जज्बातों को हवा दे दी। मैं बहुत खुश था। उस वक्त मैं अपने आप को 7वें आसमान पर महसूस कर रहा था। मैंने उससे कहा कि अब हमें जल्द से जल्द मिलना चाहिए, और इसके बाद वो मेरे कहने पर मुझे यहाँ मिलने के लिए आई। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन था। मैं उससे होटल में मिलने के लिए गया और फिर हमारे बीच कोई भी हद नहीं बची। न जाने कैसे वो सब कुछ होता चला गया, लेकिन मैं बहुत खुश था, क्योंकि कहीं न कहीं मैंने अपने दिमाग में ये सोच लिया था कि मैं उससे शादी कर लूंगा। तकरीबन 5 दिन मेरे साथ बिताने के बाद वो वापस कनाडा चली गई और हमारे बीच बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए थे और मैं उसके प्यार में पूरी तरह से डूब गया था। और इस बीच वो कई बार मुझसे मिलने के लिए आ चुकी थी
और हर बार हम अपनी सीमाएं लांघते थे। फिर इसी बीच 2 दिन तक मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हो पाई। मैंने उसे न जाने कितनी बार कॉल्स किए, मैसेज किए, पर उधर से उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। मैं बहुत परेशान हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। न जाने उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि वो मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। मैंने इधर फैसला कर लिया कि मैं कनाडा उससे मिलने के लिए जाऊंगा कि तभी उसका मेरे पास कॉल आया। वो उस वक्त बहुत बुरी तरह से रो रही थी। उसे यूं रोता हुआ देखकर मैं तो बहुत घबरा गया। मैंने उससे कहा, तुम चुप हो जाओ और मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है। वो कहने लगी कि मेरे चाचा जी को अचानक से हार्ट अटैक हुआ है। वो इस वक्त अस्पताल में एडमिट हैं। उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है और डॉक्टर ने उनका हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए कहा है। पिछले 2 दिन में ही मेरे अकाउंट में जितना पैसा था वो सारा खर्च हो चुका है और अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है, क्योंकि जितना भी पैसा बाकी का है वो सब चाचा जी के अकाउंट में है। लेकिन उनकी हालत ऐसी बिल्कुल नहीं है कि वो उन पैसों को निकाल सकें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे मदद मांगूं और क्या करूं। मैंने उससे कहा कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं हूं ना। बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। लेकिन उसने मुझसे मदद मांगने के लिए इनकार कर दिया। वो कहने लगी, ये रकम बहुत बड़ी है और मैं आपसे इतनी बड़ी रकम नहीं ले सकती। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम शादी करने वाले हैं, तो जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। इसके बाद उसने 50 लाख रुपए मुझसे ट्रांसफर करने के लिए कहा। मैंने भी उसे सारे पैसे भेज दिए। उसके चाचा जी का हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जो हार्ट उसके चाचा जी के बॉडी में ट्रांसप्लांट किया गया था, उसने बॉडी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और इसीलिए उसके चाचा जी की डेथ हो गई। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। ऐसी हालत में मैंने उसे संभाला। अब वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वो कहने लगी कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं भी उससे मिलने के लिए बेकरार था, इसीलिए मैंने तुरंत ही उसे आने के लिए कह दिया। अगले दिन की फ्लाइट से ही वो यहाँ आ गई। मैं एयरपोर्ट पर तकरीबन 2 घंटे तक उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं आई। मैं बहुत परेशान हो गया। उसे कई बार कॉल भी किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। न जाने वो कहाँ रह गई थी कि तभी शाम को उसका फ़ोन मेरे पास आया। वो कहने लगी कि उसे एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने पकड़ लिया है, क्योंकि जब वो कनाडा से यहाँ आ रही थी तो घर में जितनी भी उसके पास ज्वेलरी रखी हुई थी वो सब कुछ यहाँ अपने साथ ले आई, ये सोचकर कि उसके पीछे घर में कोई चोर ना घुस जाए। लेकिन सारी ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और इसीलिए अब वो लोग उसका फ़ाइन मांग रहे हैं, लेकिन उसके पास कैश में इतनी बड़ी रकम नहीं है। मैंने उससे कहा कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मुझे बताओ कितने रुपए का फ़ाइन है। उसने मुझे 25 लाख रुपए फ़ाइन के बताए। मैंने वो 25 लाख रुपए उसके अकाउंट में तुरंत ही ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन इसके बाद भी वो मुझसे मिलने नहीं आती है। मैं बहुत परेशान होता हूँ तो उसे फिर से कॉल लगाता हूँ तो वो कॉल पर रोने लगती है। कहती है कि अब मैं एक मुसीबत से छूटी हूँ तो दूसरी मुसीबत में पड़ गई हूँ। मुझे ईडी वालों ने पकड़ लिया है। उनका कहना है कि तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा आखिर कहाँ से आया। वो लोग मुझे छोड़ ही नहीं रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। प्लीज़ कैसे भी करके मुझे बचा लो। मैंने उससे कहा कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं उन अधिकारियों से बात करूँगा। पहले मैं सोचता हूँ कि मेरे जो भी पहचान के अधिकारी हैं उनसे मैं मदद लेता हूँ, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैंने उनसे मदद मांगी तो वो मुझसे सबसे पहला सवाल यही करेंगे कि ये लड़की कौन है, और फिर मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। और कहीं ये बात ज़्यादा आगे बढ़ी तो ये सब चीज़ें मेरे बेटे तक ना पहुंच जाएं, फिर मैं उसे क्या जवाब दूंगा। यही कुछ सोचकर मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा और सीधा ईडी वालों से बात की। उन्होंने इस मामले को रफा दफा करने के बदले में 1 करोड़ रुपया मांगा। मुझे उस वक्त सिवाय उस लड़की के और कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मैंने उन लोगों को 1 करोड़ रुपए भी दे दिया। इसके बाद उन्होंने उस लड़की को छोड़ दिया। मैं बहुत खुश था और फिर हमने 2 रातें साथ में होटल में बिताई। वो मुझसे कहने लगी कि अब तो उसके चाचा भी इस दुनिया में नहीं हैं और इसीलिए अब वो हमेशा हमेशा के लिए इंडिया वापस आना चाहती है, और इसीलिए अब वो अपने चाचा के कुछ कागजों को यहाँ से रेडी करवा कर
वापस कनाडा जाएगी और वहाँ पर उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उस सब को बेचकर वो हमेशा के लिए इंडिया लौट आएगी। मैं भी उसके फैसले से बहुत खुश था, क्योंकि मैं भी चाहता था कि वो इंडिया आ जाए ताकि मैं अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकूं। फिर वो वापस कनाडा चली गई और एक दिन उसका मेरे पास फोन आया। उसने कहा कि उसके चाचा की जो भी प्रॉपर्टी है उसको वो अपने नाम पर ट्रांसफर करवा रही है, जिसके लिए काफी सारे पैसों की जरूरत है। वो कहने लगी, आपने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, आप बस ये एक और एहसान मेरे ऊपर कर दीजिए। जैसे ही सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ट्रांसफर होगी, मैं उसे बेचकर आपने अब तक जितना भी पैसा मुझ पर खर्च किया है सब एक बार में ही आपको मैं वापस कर दूंगी। मैंने उससे कहा कि मैंने तुम पर जो भी पैसा खर्च किया है वो कोई एहसान दिखाने के लिए नहीं किया है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बताओ, तुम्हें अब कितना पैसा चाहिए? उसने कहा कि मुझे 75 लाख रुपयों की जरूरत है। इतने रुपए सुनकर मैं काफी टेंशन में आ चुका था, क्योंकि पहले ही मैंने जितने पैसे उसे भेजे थे उसके बाद मेरा अकाउंट लगभग खाली हो गया था और अब मेरे पास सिर्फ 65 लाख रुपए ही बचे थे। बाकी के 10 लाख का इंतजाम मैं कहाँ से करूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। और फिर मैंने मजबूरन आदित्य से 10 लाख रुपए बहाना बनाकर लिए और उस लड़की को पूरे 75 लाख रुपए भेज दिए। आदित्य ने भी मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि वो मेरे बहाने को सच मान बैठा था। मैं इधर बहुत खुश था कि अब वो यहाँ हमेशा हमेशा के लिए आ जाएगी और मेरी हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा होने वाला है। जैसे ही मैंने उसे पैसे ट्रांसफर किए, उसके बाद से तो सारे सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी आईडी डिलीट हो गई और उसका नंबर भी ऑफ आने लगा। मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे दिमाग ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ, लेकिन फिर कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे ठग लिया गया है, मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे पैसों से ठगा गया, लेकिन जो मेरे जज्बात थे, जो मेरा प्यार था, मुझे उससे भी ठग लिया गया। मैं उस लड़की से सच में प्यार करता था, लेकिन उसने मेरे प्यार की कदर नहीं की। उसने मेरी भावनाओं के साथ खेल खेला और इसीलिए अब मैं इस जीवन से ऊब चुका हूँ और जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। अरविंद जी की पूरी बात सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ था, क्योंकि सच में दुनिया के सारे दर्द से ऊपर सबसे बड़ा दर्द है दिल का टूटना। जब आप किसी से सच्चा प्यार करने लगते हैं और वो आपको धोखा देता है, तो उस वक्त की तकलीफ को झेल पाना किसी के भी बस की बात नहीं होती है। अरविंद जी भले ही उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां सामाजिक नजरिए से उनका ऐसा सब करना शोभा नहीं देता, लेकिन कहते हैं ना कि जज्बात तो हर इंसान के अंदर होते हैं और उसमें उम्र मायने नहीं रखती। वही सब कुछ अरविंद जी के साथ हुआ था और अपने साथ हुए इस धोखे को वो किसी को इसलिए नहीं बता सकते थे, क्योंकि फिर तो वो सिर्फ मजाक का पात्र बनकर ही रह जाते। वो मुझे भी हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि मैं इस सब के बारे में उनके बेटे को कुछ भी ना बताऊं, वरना वो उससे नजर नहीं मिला पाएंगे। मैंने अरविंद जी से कहा कि आपको अपने मन में कोई भी बात रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बेटा आपसे भी कहीं ज्यादा समझदार है। वो भी जानता है कि आप सिर्फ उसके पिता नहीं, बल्कि एक इंसान भी हैं, जिसकी अपनी ख्वाहिशें हैं और अपनी एक जिंदगी है। और जिस सच को आप उससे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, उसका कुछ पहलू वो पहले ही जान चुका था। मेरे मुंह से ये बात सुनकर अरविंद जी हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने अरविंद जी से कहा कि मैं मानती हूँ कि आप उस लड़की से सच्चा प्यार करते थे, लेकिन वो आपके प्यार के काबिल नहीं थी, क्योंकि उसने सिर्फ आपको ठगा है और उसे उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए, वरना आपके जैसे ही और भी न जाने कितने अरविंद ऐसे होंगे जिनके साथ वो यही सब करेगी। एक बार सोच कर देखिए, आप इस वक्त जीवन के जिस पड़ाव पर हैं, उस पर आपने फिर भी बहुत कुछ देख सुन लिया है, लेकिन सोचिए, आपकी जगह अगर आपका बेटा होता और आपके बेटे के साथ कोई ऐसा करता और फिर आपका बेटा आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चला जाता, सिर्फ एक ऐसी धोखेबाज लड़की के लिए, तो सोचिए आप पर क्या बीतती। मेरी इस बात पर अरविंद जी की रूह कांप गई। वो कहने लगे, मैं तो जीते जी ही मर जाता। मैंने कहा, यही मैं आपको समझा रही हूँ। अगर हमने उस लड़की को जल्द से जल्द नहीं पकड़ा तो वो न जाने अगला शिकार किसको बनाए। अरविंद जी मेरी बात से सहमत हो गए थे
और फिर उनकी पहुंच जिन जिन लोगों तक थी, उनसे उन्होंने उस लड़की की जो आईडी डिलीट हो चुकी थी, उससे उसकी जानकारी निकालने के लिए कहा। उन लोगों ने आईपी एड्रेस के थ्रू और जो भी बैंक डिटेल थी, उसके जरिए काफी टाइम तक उस लड़की का पता लगाने की कोशिश की और कुछ महीनों की मशक्कत के बाद उस लड़की को पकड़ लिया गया था। दरअसल वो लड़की एक बहुत बड़े गैंग का हिस्सा थी, जिसमें उसके ही जैसी ढेर सारी खूबसूरत लड़कियां थीं, जो अपने हुस्न के जाल में ऐसे ही लोगों को फंसाती थीं जो बहुत पैसे वाले हों, ताकि उनसे ज्यादा से ज्यादा पैसा ऐंठ सके। आज वो लड़की जेल में है और उसने जो भी डिटेल अपने गैंग के बारे में बताई है, उसके जरिए उसके गिरोह को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अरविंद जी का पैसा तो उन्हें वापस नहीं मिल सका, लेकिन हाँ, उन्हें जो धोखा मिला था, उसके दर्द की टीस अब कुछ कुछ कम सी हो गई थी। कुछ दिनों के बाद मैं अरविंद जी से मिलने के लिए गई, तो आदित्य ने मुझे बताया कि पापा ने एक एनजीओ स्टार्ट किया है, जहां पर वो बेसहारा लोगों को सहारा देते हैं और उन्हें तरह तरह के हुनर सीखने में मदद करते हैं, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि अरविंद जी ने इस घटना से सबक लेकर अपने जीवन को अब एक बहुत अच्छा मोड़ दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।